हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में हमने शुरू करवा रखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि जहां पे हमारे पास क्या होती थी लाइन की दो इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल एक्स और वाई के साथ। आई बात समझ में? ठीक है। और पिछली वीडियो में ये सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम दो इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, उसी के सीरीज में आज ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो भी किसके, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सोल्व कैसे हम करेंगे। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी होती हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी सजेशन हो वीडियो के लिए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो भाई शुरू करते हैं फिर हम आज की क्लास, जहां हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, वो तो हम सीख चुके हैं। आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है एनसीईआरटी की, उसी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को उड़ाया था, वो भी सब्स्टिट्यूशन सीखने के बाद। आई बात समझ में? इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं, तो जिनको फर्स्ट क्वेश्चन सीखना है उसके सारे पार्ट करने हैं तो वो जाके पहले वाली वीडियो देख सकता है। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन साइड में लिखा गया है, उसने बोला है सोल्व 2x + 3y = 11 को, ठीक है, और 2x - 4y = -24 को। उसने बोला सोल्व कर दे। तो पहले मेरे दिमाग में क्या है कि भाई मैं सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैं सोल्व करूंगा तो ऐसे क्या आएगी, x और y की वैल्यू, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है 2x + 3y किसके बराबर है? 11 के। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x - 4y = -24 के। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, हमें सोल्व करनी है। तो मैंने बात समझाई थी कि सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन उठा के पुट कर दो। आई बात समझ में? इतना आसान होता है सोल्व करना। आप किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी में पुट कर दो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। अब किसी की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? उसे अकेला बना लो। तो 2x यूं का यूं, अब 3y को कहाँ भेज दूंगा? वहाँ। क्यों? मुझे बनाना था इसे अकेला, तो मैं इसको वहाँ भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 11 - 3y। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2x के मल्टीप्लाई में, वहाँ किसमें आएगा? ये डिवाइड में, यानी कि 11 - 3y / 2। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है, इसे उठा के कहाँ पुट कर दूंगा मैं? सेकंड इक्वेशन में। तो बस 2 यूं का यूं, x की जगह क्या आएगा? ये रहा 11 - 3y / में क्या है? 2। ये थी हमारी x की वैल्यू। और यहाँ पे क्या है? -4y बराबर किसके है? ये -24 के। अब 2 से हमारा 2 कट गया, यहाँ पे क्या रह गया? 11 - 3y - 4y किसके बराबर है? -24 के। अब माइनस प्लस, तो 3y + 4y कितना हो जाएगा? अरे 3 जमा 4 कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पे कितना आएगा? -7y। अब यहाँ पे क्या है? 11 है, तो 11 यहाँ पे प्लस में है, वहां किस में जाएगा? 11 माइनस में। तो क्या बनेगा हमारा? -24 - 11 है ना। 11 वहां से क्या हो जाएगा? माइनस का। तो -24 - 11, तो माइनस प्लस, ठीक है। और 24 और 11 कितने हो जाएंगे फिर? 4 और 1 5, 2 और 1 3। पर साइन तो किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? -7y। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? देखो -7 क्या है? y के मल्टीप्लाई में, तो वहां किस में जाएगा? ये डिवाइड में। तो बस -35 डिवाइड बाई -7, माइनस से हमारा माइनस कट गया, ठीक है। और 7 से 35 गया, कितने पे? 5 पे। तो बस y किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। और जब y के लिए 5 आ गई है तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाने के बाद ना हमारा मैक्सिमम काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब y आ चुका है, तो y की वैल्यू को चाहे मैं इस इक्वेशन में रखूं चाहे इस इक्वेशन में रखूं, दोनों तरीके से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। पर मैं रखता हूं वहां पे जहां पे y अकेला हो, तो x अकेला हो, तो x अकेला यहाँ पे है। तो बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे y की जगह, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 - 3, y की जगह कितना रख दूंगा मैं? 5। तो y की जगह रखा मैंने 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? और अपन में रहेगा 2, ये वाला यूं का यूं। अब 11 यूं का यूं, अब 3 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। और अपॉन में कितना है हमारे पास? 2। अब देखो 11 में से 15 घट रहा है, तो जब 11 में से 15 घटेगा तो क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। क्यों? छोटी चीज में से बड़ी चीज घट रही है। तो 11 में से 15 गए, कितना आ गया? -4। अपॉन में क्या आएगा? 2। अब 2 की टेबल से 4 कितने पे घटेगा? 2 पे, क्योंकि 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 पे। और उम्मीद है आप लोगों को 2 की टेबल आती होगी।
नहीं आती होगी तो भाई थोड़ी शर्म कर लो याद कर लो। घर वाले क्या क्या थक गए, कर लो याद। कितना आ गया -2। तो बस हमारा x कितना आ गया माइनस का 2। x -2 आया है, y हमारा 5 आया है, तो x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो मैं इन दोनों को सोल्व करके इनका आंसर निकाल चुका हूं। अब उसने क्या बोला है, हैंस फाइंड। इस हैंस वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आगे बहुत रूल आएगा ये वर्ड। हैंस का मतलब होता है इसकी सहायता से फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तू m की वैल्यू निकाल दे। किसकी वैल्यू निकाल दे, तू m की वैल्यू निकाल दे। फॉर विच, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अब हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब समझ लेना क्या, कि हम एक टाइम पे एक इक्वेशन से सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने देखा भाई के पास 3 वेरिएबल है, ना मुझे y की वैल्यू पता, ना m की, ना x की। बेटे गलत बोल रहा है तू, तेरे को वैल्यू पता है, किसकी पता है, x और y की। अभी तो पता कि तो नहीं है रही। तो बस जैसे ही मैं x और y के लिए पुट करूंगा, सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा, जो क्या होगा हमारा m, और m की वैल्यू भागते भागते आएगी। देखते हैं फिर। तो y की जगह कितना रख दिया मैंने यहाँ पे 5, mu का u। x की जगह मैंने क्या रखा, जो वैल्यू आई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू थी -2, तो मैंने क्या रखा, x की जगह -2 और प्लस में क्या है हमारे पास 3। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब m मल्टीप्लाई -2 कितना जाएगा, -2m, प्लस में क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5। कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 यहाँ क्या माइनस का हो गया, तो 5 में से 3 यहाँ पे आगे घट गया, यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ -2 है। अब 5 में 3 गए, कितना बच गया 2, तो 2 किसके बराबर आ गया, 2 बराबर किसके आ गया, -2m के। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -2 है मल्टीप्लाई में, यहाँ किसमें आएगा, डिवाइड में, तो 2/-2, इससे कट गया -1, यानी कि m बराबर किसके आ गया हमारे पास -1 के। और ये हमारे पास क्या आ गया, m की वैल्यू। तो x और y पहले निकाला हमने, फिर क्या निकाला, m। तो उम्मीद है आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। पहले हमने x और y के लिए सोल्व किया, फिर हमने सोल्व किया m के बारे में। और अब हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आई बात समझ में। और एक इंपॉर्टेंट हिंट भी दे दूं, जब मैं आपको अदर मेथड सिखाऊं ना, तो एक बात का ध्यान रखना, जिन लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड आ चुका है, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस को है ना दूसरे मेथड से करने की भी कोशिश करना, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उस मेथड में और भी अच्छे हो जाओगे। आई बात समझ में। तो भाई ध्यान रखना इस बात का। तो भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ उतारना तो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा बोर्ड पे। और भाई जिसको राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो ये क्वेश्चन किसके हैं, एनसीईआरटी बुक के हैं। तो जब भी मैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करवाऊं, तो आप आराम से अपनी बुक लेके बैठ के देख सकते हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें क्या बनानी है, पहले बनानी है लीनियर इक्वेशंस। मतलब अब की बार क्वेश्चन का एक लेवल और उठा दिया है। क्या कि पहले बार क्या होती थी, इक्वेशंस होती थी, हमने सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या होंगी, वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले हम उसे क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और फिर हम उन इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स के लिए बनानी है हमें। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और किस मेथड को यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, उनको सोल्व करने के लिए। अब पहली प्रॉब्लम क्या है, सबके सामने है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो भाई 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस 26 कब आया होगा, जब पक्का एक नंबर बड़ा और दूसरा छोटा होगा। सिंपल सी बात है, अगर 2 नंबर सेम है तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्या 2 और 2 में कोई डिफरेंस होता है, नहीं, 0 होता है। क्या 4 और 4 में कोई डिफरेंस होता है, नहीं होता। तो 2 नंबरों का डिफरेंस कब आया होगा, जब दोनों, एक नंबर बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। एंड 1 नंबर इज, प्रश्न बोल ही दिया आगे, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, तो फाइंड देम, हमें वो नंबर निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज हमें निकालनी होगी ना, हम उन्हें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। आई बात समझ में। तो लेट करना शुरू करते हैं। तो लेट द लार्जर नंबर, कौन सा नंबर, लार्जर नंबर इज x। तो मैंने क्या मान लिया, भाई मेरे बड़े भाई नंबर कितना है, x है। ठीक है। एंड इसी आगे लेट कर लेते हैं, एंड द स्मॉलर नंबर, जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो कितना है, y है। वो हमने क्या मान लिया, y। बहुत बढ़िया। हमने एक नंबर को x मान लिया, दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। यानी कि लार्जर नंबर हमारा x है और स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, y है। अब उसने बोला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबरों का डिफरेंस कितना है, इतना 26 है। इसका मतलब अगर मैं x में से, यानी कि बड़े y नंबर में से
छोटे वाला नंबर माइनस कर दूं तो कितना आया होगा, 26 आया होगा। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी क्या बोली उसने, ठीक है, दूसरी बोल रही थी उसने, यहां बोल रही थी उसने, कहां गया, ये रहा ना इक्वेशन। इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, और अगर एक नंबर यानी कि x जो बड़े वाले नंबर है वो y का तिगुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बड़े वाले नंबर तो 3 गुना होगा छोटे वाले नंबर का, तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं 3 की, मैं यहाँ पे, यहाँ मत करवा देना, अरे बेटे सिंपल सी बात है, ये बड़ा है तो ये छोटे वाले का 3 गुना होगा ना। अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा, पहले ही बड़ा था, ये और बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो बराबर करने के लिए जो कम है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 3y। ये बन गया हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट। अब मैं करूंगा क्या, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में। अब मैं यहां से x के लिए निकाल चुका हूं, x बराबर है 3y, इसे पुट कर दूंगा फर्स्ट में। तो बस x की जगह क्या जाएगा, जब x 3y के बराबर है तो मैं चाहूं फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख सकता हूं x की जगह 3y। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप किसी भी इक्वेशन से x से y की वैल्यू निकाल लो, दूसरी पुट कर दो, और यहाँ तो सीधा सामने x के लिए दे रखी है हमें, तो बस उठा के ऊपर दिया 3y, माइनस में y आ गया, यहाँ पे कितना है 26। अब 3y में से y घट गया, कितना बच गया, 3 टॉफी में से 1 टॉफी घट गई, कितनी बच गई, 2 टॉफी, यानी कि 2y बराबर किसके आ गया 26 के। अब मुझे ऐसे y कर ली चाहिए, तो भाई y को अकेला बनाना होगा, और y के मल्टीप्लाई में क्या है 2, उसे उठा के मैं बॉर्डर के उस तरफ भेज दूंगा, और बॉर्डर के उस तरफ जाने के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वहां पे जाएगा, क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2। अब 2 से हमारा 26 कट गया, किसके बराबर आ गया 13 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 13। और जिनको भी छोटे मोटे टॉपिक में थोड़ा डाउट रहता है कि भाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, या फिर वेरिएबल्स को जोड़ते घटाते कैसे हैं, तो भाई कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा इन बेसिक टॉपिक्स पे एक सिंगल वीडियो लेके आऊं, और जहां पे मैं आपके सारे बेसिक कंसेप्ट या फिर फंडे क्लियर कर दूं। आई बात समझ में। तो बस ये हो गया हमारे पास y बराबर कितना आ गया हमारा 13। और जब हमारी एक इक्वेशन की वैल्यू आ चुकी है तो उसे निकालनी तो बाएं आता खेल है। y बराबर 13 आ गया, उठा के इसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। और यहाँ पे x अकेला है, यहाँ क्यों नहीं रखते, यहाँ रखो यहाँ। तो बस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर था 3y के, 3 यूं का यूं, y की जगह कितना आ जाएगा 13, y को रख दिया मैंने यहाँ पे 13, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा में 13, कितना हो गया हमारा 39। तो कितनी है x की वैल्यू हमारे पास 39। तो x बराबर आ गया हमारे पास 39। अब हमारे पास x भी 39 आ गया है, y बराबर 13 आ गया है, दोनों इक्वेशन आ चुकी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम अपना आंसर चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो एक नंबर दूसरे 3 गुना होना चाहिए था, तो देखो y आया 13 और बड़ा नंबर आया कितना 39, 3 गुना है, बिल्कुल 3 गुना है। और दो नंबरों का डिफरेंस 26 आना चाहिए था, देखो 39 में 13 का 26 आ गया। आई बात समझ में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट के ऊपर, जाना कहीं नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। सेकंड पार्ट देखेंगे, तो भाई जिसको जो स्क्रीनशॉट लेना है उतारना है उतार सकता है। अब मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो बड़े वाला एंगल है ना 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में से, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, ठीक है, वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। अब कई बच्चों को सप्लीमेंट्री एंगल्स का पता नहीं होगा। भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऐसे जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं जिनका सम कितना आता है 180 डिग्री, मतलब 2 ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो वो 180 डिग्री हो। अब उसने बोला जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से क्या है 18 ज्यादा है, ठीक है, फाइंड देम, हमें वो निकालने हैं। तो पहली क्वेश्चन तो मैंने आपको इसके समझाने के साथ ही बताई थी, तो एक काम कर लो, पहले लेट कर लो। तो लेट द लार्ज एंगल, लार्जर एंगल क्या मान लूं मैं, x मान लेता हूं, एंड द स्मॉलर एंगल इसको क्या मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस y किसके बराबर है 180 डिग्री के। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें 2 एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। और दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी, ठीक है, और जो उनका डिफरेंस है, मतलब जो एक एंगल है बड़े वाला एंगल है, यानी कि जो x है, ये तो बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, जो x है
ठीक है, वो किसके बराबर है, वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। मतलब अगर मैं छोटे बड़े एंगल में 18 और जोड़ दूं, ऐसा उसको सुनने ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, 18 और जोड़ दूं तो वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब x बराबर किसके है, y प्लस में 18 डिग्री के। तो बस अब y को उठा के यहाँ पे ले आओ, तो y यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस में y किसके बराबर आ गया, 18 के। ये बन गया हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा। आई बात समझ में? ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन। अब हम यूज करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दोनों वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। आई बात समझ में? और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, दूसरी में पुट कर दो। तो बस मैं यूज कर रहा हूं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले यूज करते हैं, तो x प्लस वाई किसके बराबर है, 180 डिग्री के। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, वो क्या आएगी, y को वहां भेज दूंगा तो क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस में y, ये आ गई x की वैल्यू, इसे पुट कर दूंगा दूसरी इक्वेशन में। तो पुट x की वैल्यू आगे यहां पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पुट कर रहा हूं, तो x ये क्या जाएगा, 18 माइनस का y, 180 माइनस का y, ये आ गया। और माइनस में ये वाला y यूं का यूं बराबर किसके है, 18 डिग्री के। अब माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस, एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट, दो चॉकलेट होती नहीं है क्या, माइनस का 2y, 18 यूं का यूं। अब मैं 180 को उठा के वहां फेंक दूंगा, और जब मैं इसे वहां फेंकूंगा भाई साहब वहां जाके माइनस कर जाएंगे, गुस्सा आ गया भाई को, भाई यहाँ प्लस के दे, वहां चले गए, वहां से क्या हो जाएगा, माइनस में 180 डिग्री। अब 18 में से 180 घट गया तो कितना आएगा, 18 माइनस 180 डिग्री कितना बच गया, इसमें से घटा लो ये, तो प्लस माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा तो इसका ही, और ये भी दिख रहा है छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, नेगेटिव आंसर आएगा। तो कितना आया, माइनस में 162, 180 में से 18 गए, 162 आता है, साइन रहेगा माइनस का, इक्वल्स टू गिरा दिया 162, और यहाँ पे है माइनस 2y, माइनस से माइनस शहीद हो गया, y की वैल्यू कितनी आई, 162 बटे में 2। अब 2 से काट रहा हूँ, 2 के पार्ट में 16 आएगा 8 पे, और 2 आएगा कितने पे, 1 पे। कितना आ गया हमारे पास, 81। अब y बराबर आ गया 81। अब इसे मैं पुट कर दूंगा कहाँ पे, किसी भी इक्वेशन में, यानी कि इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। तो बस y की जगह पुट कर दे वाली वैल्यू, तो क्या आएगा, x प्लस y की जगह कितना आ गया, 81 रखो y की जगह, बराबर है हमारे पास 180 डिग्री के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मैंने समझाया था, आप किसी भी इक्वेशन से जहाँ, ठीक है, एक बार आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, आप उसे किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहे पहली में रख लो चाहे इसमें रख लो। सबसे आसान आप यहाँ रख लो, x बराबर था 180 माइनस में y की जगह 81 आता होगा, वैसे इसी तरीके से 81 वहाँ से माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 81 कितना आ गया हमारे पास, 99 डिग्री। आई बात समझ में, x भी आ गया y भी आ गया, दोनों हमारे पास वेरिएबल आ चुके हैं, और सवाल था बहुत ही आसान और हमने कर दिया इसे ढेर। ठीक है, मिलते हैं फिर, जाना कहीं नहीं है, मिलते हैं फिर थर्ड पार्ट के साथ। जिसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ही। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर से भाई एक वर्ड प्रॉब्लम है, हमें इसे सोल्व करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम, तो भाई इसे ध्यान से देखें। ठीक है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो खरीदता है 7 बल्ले और 6 बॉल, कितने में, 3800 रुपये में। ठीक है, यानी उसने 7 बल्ले खरीदे और 6 बॉल खरीदी, कितने में, 3800 रुपये में। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। उसने 3 बल्ले और खरीदे, 5 बॉल और खरीदी, कितने में, 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है हर एक बैट की, हर एक बॉल की। तो जो चीज हमें निकालनी हो ना, हम उन्हें क्या राइट करते हैं, एक्स और वाई। तो मैं काम कर लेता हूँ, राइट करना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे। तो सॉल्यूशन करना शुरू कर रहा हूँ मैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो जो मैं कॉस्ट ले रहा हूँ ना हर एक बैट की, कितनी ले रहा हूँ, x रुपये। कि भाई x रुपीज़ का हर एक बैट है, तो ये मैंने कहा क्या मान ली, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। जो हर एक बॉल की हमारे पास जो कॉस्ट है ना, वो कितने मान ली मैंने, y रुपीज़, यानी कि उसे मैं मान लेता हूँ रुपीज़ y। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उसने बोला है जो कोच है ना क्रिकेट टीम का, बाय करता है 7 बल्ले और 6 गेंदे, यानी कि 7 बैट 6 बॉल्स। एक सिंपल सी बात है, अगर एक बैट x रुपए की है तो 7 बैट कितने में आएगी, 7x में। बात है भैया ये कैसे, जैसे समझाता हूँ। मान लो एक बैट 100 रुपए की है, तो 5 कितने में आएगी, 500 में, 5 से मल्टीप्लाई कर दी। सेम ऐसे अगर एक बैट
x रुपए की है तो 7 कितने में आएगी, मैं 7 के x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने में आ गई 7x। तो ये वो पैसा हो गया जो खर्च किस पे हो रहा है, बैट खरीदने में। अब प्लस जो हर एक बॉल मिल रही है y रुपए की, तो कितनी बॉल रही थी हमने 6 बॉल, तो कितने में आएगी बॉल ने सारी 6 y रुपए में, ठीक है। और किसके बराबर आएगा टोटल मिला के 3800 रुपए के बराबर। इसे हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं अगली इक्वेशन पे। लेटर सी बाइज 3 बैट, वो 3 बैट खरीदती है, क्या खरीदती है 3 बैट। अब एक बैट फिर से कितने में है, x रुपए में, तो 3 कितने में आएंगे 3x, बीच में प्लस, और फिर क्या खरीदते हैं हम लोग 5 बॉल, मतलब हम खरीदते हैं 5 बॉल। अब एक बॉल y रुपए की है तो 5 कितने में आएगी 5y में, सिर्फ मल्टीप्लाई करने में 5 की y से। और टोटल खर्चा कितना आया 1750, यानी कि बैट में जितना खर्चा किया था फिर बॉल में जितना खर्चा वो जोड़ दिया, टोटल में खर्चा कितना हुआ 1750 रुपए का। ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सोल्व कर दूंगा अपनी दोनों इक्वेशंस को। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन शुरू करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी इंपुट कर देंगे। यही तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बस देखो ध्यान से, 7x प्लस में 6y बराबर है 3800 के। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या है x की वैल्यू, तो उसके लिए मुझे x को अकेला बनाना होगा, यानी कि मैं 6y को वहाँ फेंक दूंगा, 6y वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो कितना आया 3800 माइनस में 6y। अब x 7x से क्या हो जाएगा, 7 आएगा डिवाइड में। आई बात समझ में एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई से डिवाइड में या फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब जाती है जब वो पूरे के पास हो। तो मैं 7 को पहले इसलिए नहीं भेज पा रहा था क्योंकि यहाँ पे 6 भी था, अब ये वहाँ चला गया, अब मैं 7 को आसानी से भेज पाऊंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब मैं कर दूंगा x की वैल्यू पुट कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वो काम हम यहाँ पे करते हैं। सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो ये जो था सब्स्टिट्यूशन, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, दूसरी में पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3800, ठीक है, माइनस में 6y और अपॉन में क्या है 7। आई बात समझ में, और प्लस में 5y, ठीक है, और ये 1750, ये तो है ही। आई बात समझ में। अब देखो इस 3 से 7 कट जाता, पर इसे काटेगा कौन, आई है दोनों एक टेबल में, तो बस ये कट नहीं रहा। तो कट नहीं रहा तो भाई मैं इस 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा। तो उम्मीद है मल्टीप्लाई करना सबको तो जरूर आता होगा भाई, अब 10वीं क्लास के बच्चे हो, यूं मत बोलना मल्टीप्लाई करना नहीं आता। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो 8 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4, 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 गुणा में 3 कितना आया 9, और 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, कितना आया 114, और ये वाली 2 जीरो क्या आ जाएगी इसके आगे। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणा में 6 18, यानी कि माइनस का 18 y अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 7, ये आ गया पूरे के डिवाइड में। और यहाँ पे क्या है प्लस में 5y, और यहाँ पे है 1750, यूं का यूं। इसके नीचे मैं 1 लूंगा। अब मैं ले सकता हूँ एलसीएम, अब मैं ले लूंगा 7 और 1 का एलसीएम, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाता पर ये नहीं जाने देगा, ये 5y ये नमूना बैठा हुआ है ना, क्योंकि पूरे डिवाइड में नहीं है अभी ये। तो एक काम कर लेते हैं, 1 और 7 का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 7 का एलसीएम सब जानते हैं 7 ही आएगा, ठीक है। अब मैं इस 7 को करूंगा 7 से डिवाइड, तो कितना आया 1 की कर दूंगा इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 11400 माइनस में 18y, यूं का यूं रहेगा। प्लस में अब मैं इस करूंगा 7 को 1 से डिवाइड, तो कितना आएगा 7, और 7 क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 35y, और बराबर है 1750 के। अब 11400 यूं का यूं, प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 गया, कितना बच गया 17, तो कितना आएगा प्लस में 17y, 7 उठा के वहाँ पे डिवाइड में भेज दूंगा, ओ डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, यानी कि 1750 मल्टीप्लाई में 7, 7 में 35 का 5, 3 ये रहा, 7 7 जा 49, और 3 52 का 2, 5 ये रहा, 7 में 7 और 5 कितना हो गया 12, ये आ गया, और ये आ गया आगे 0। यहाँ पे कितना है 11400 और प्लस में 17y। अब यहाँ से 17y की वैल्यू क्या आएगी, ये इसके मल्टीप्लाई ओ प्लस में, इसको वहाँ पे किस में भेजूंगा मैं माइनस में, तो बस 12250 में से माइनस कर दो कितना 11400। तो ध्यान से करना, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी आ रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ी सी हाई लेवल की है बाकी क्वेश्चनों के हिसाब से, ठीक है। तो 0 में 0 गया 0 आ गया पीछे 2, फिर 5 में 0 गए 5 आ गया। अब भाई किसी को यूं माइनस करना हो ना 12250, तो ये तसल्ली से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
बस तुम बड़े हो गए हो, 0 आएगा फिर भी, 5 में 0 हो जाएगा 5, 12 में 4 जाएंगे 8, यहाँ पे 11, 11 में से आया 0, कितना आया 850, यानी कि हमारे पास आ गया 850। और किसकी वैल्यू है 17y की, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। तो y बराबर किसके आएगा, देखो 17y बराबर किसके आया हमारे पास 850 के, ठीक है। तो y के लिए यहाँ से क्या आएगी, तो y को अकेला बनाना पड़ेगा, तो 17 क्या है y के मल्टीप्लाई में, तो मैं इसे वहां भेज दूंगा और ये वहां किसमें जाएगा डिवाइड में, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से y के लिए क्या आएगी 850 डिवाइड बाई 17, तो 17 की टोल में 85 कितने पे आता है 5 पे, 85 आया 5 पे, 0 यूं का यूं, यानी कि y बराबर आ गया 50, यानी कि हमने एक बॉल की कीमत निकाल ली है, कितनी आई है 50 रुपए। y बराबर 50 आ गया, इसे किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x इस वाली में जहाँ पे x अकेला है, जिससे क्या आएगी हमारी बैट की कीमत, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ रखा था। अब देखते हैं x यूं का यूं, यहाँ पे कितना आ गया 3800 माइनस में 6, y की जगह कितना आ गया हमारे पास 50, यहाँ आ चुका है 50, तो और नीचे क्या था 7, तो 3800 माइनस में 6 गुणा 5 30, ये आ गया 300 अपॉन में 7, अब 38 में 300 हो गया, कितना बच गया 3500, डिवाइड में कितना है 7, 7 5 35, कितना आ गया 500, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 500, x 500 आ गया, यानी कि एक बैट की कीमत कितनी आई है 500, और y कितना है हमारे पास 50, यानी कि एक बॉल की कॉस्ट कितनी है 50 रुपये। तो उम्मीद है क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, होता है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स हमारे खुले हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर मेरे असाइनमेंट वगैरह सोल्व करने हैं, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर असाइनमेंट वगैरह के लिए। आई बात समझ में, तो जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर एक बात और ध्यान देना, ये थोड़ा सा स्किप हो गया है वीडियो में से, इसे हटा देता हूँ। 3800 में 300 है, कितना बच गया 3500 डिवाइड में 7 था, 7 पंजे 35, तभी आया हमारा 500, यानी कि x बराबर हमारा 500 कुछ ऐसे आया था। इस तरीके से हमारी बैट की कीमत। तो उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में, सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं 3 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई बात समझ में। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, तो अगले क्वेश्चन के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के लिए पार्ट 3 आएगा, जल्द ही आएगा यूट्यूब के ऊपर। आई बात समझ में, तो बने रहे हमारे साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है, तो उम्मीद है ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पहली बात, वीडियो की लेंथ के लिए आप जो भी सजेस्टिंग लेंथ होगी मेरे को जरूर बताते रहना, ठीक है, क्योंकि वीडियो मेरे 30 मिनट की बन चुकी है, जो कि बहुत है, ठीक है। इसके बाद हम जो आगे अभी भी 3 पार्ट बाकी हैं, ठीक है, जो मैं सोचा था इस पार्ट में करवाऊँ, पर वीडियो लंबी बन चुकी है, ठीक है। उन 3 पार्ट को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई जिसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।